आज के इस लेक्चर में हम अपना फिज़िक्स सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इट इज़ द वेरी इजी चैप्टर बट थोड़ा लेंदी है, मगर इतना भी लेंदी नहीं है और बहुत आसान चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ये हमारी सेकेंड ईयर फिज़िक्स आज से स्टार्ट हो गई है। इंशाल्लाह हम इसे 2-3 दिन में ख़त्म कर लेंगे, 3-4 दिन में बल्कि। सो मैंने ऐसे रोज़ सारे रिव्यू कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं और उसको पढ़ते हैं इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑफ स्टैटिक चार्जेस। स्टैटिक चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ही है कोई भी चीज़ स्टैटिक स्टेट में है, यानी कि एक पोजीशन पर है, स्टैटिक फॉर्म में है। सो दे आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, वी नोज वन विच इज़ द पॉजिटिव एंड सेकेंड वी हैव नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो पॉजिटिव चार्जेस की अगर मैं बात करूँ, सो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इज़ लेस देन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके हमेशा लेस देन होते हैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हमेशा ग्रेटर होते हैं, ठीक है। नेगेटिव चार्जेस की अगर मैं बात करूँ, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिव चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो हमेशा ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स से, और प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज में प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं। सो इन एनी न्यूट्रल मैटर, कोई भी हमारे पास न्यूट्रॉन है या न्यूट्रल मैटर है, न्यूट्रल मैटर, सो नंबर ऑफ़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर ऑलवेज इक्वल, जब ही वो दोनों चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। सो एनी इम्बैलेंस इन द नंबर ऑफ़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, जो भी हमारा ऊपर नीचे होता है चार्जेस के बैलेंस में, तो उस मटेरियल को हम चार्ज्ड मटेरियल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर ये मैं एक ऑर्बिट बनाऊँ, एक ये और एक ये, और यहाँ पर मेरे पास कुछ ये 4 सर्कल्स हैं और ये ऑर्बिट्स में बिल्कुल एक जगह पर हैं, और ये न्यूट्रली चार्ज पार्टिकल हैं, सो दीज आर द न्यूट्रॉन। और यहाँ पर जो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं नेगेटिव आयंस, उससे मैं कहता हूँ इलेक्ट्रॉन्स E-, और इसी तरह यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्जेस हैं, उससे मैं कह रहा हूँ प्रोटॉन्स। दिस इज़ द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ बेसिक चीज़ें थीं। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड्स, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन है जहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स एक्सपीरियंस करते हैं फोर्स। रीजन वेयर चार्ज्ड पार्टिकल्स एक्सपीरियंस करते हैं फोर्स को, ठीक है। वो फोर्स क्या होती है मैं आगे बताऊंगा। सो द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डिफाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये बात मैं दोबारा यहाँ पे लिख सकता हूँ कि डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड is defined by the direction of the electric force acting on the charged particle, जो कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है। सो ये बात तो जाहिर है, जब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो डायरेक्शन भी उसी फोर्स के डायरेक्शन में होगी। फॉर अ पॉजिटिव चार्ज अगर मैं बात करूँ प्लस VE, पॉजिटिव चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि E किसके डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स की, जो कि उसके ऊपर एक्ट कर रही होगी। और नेगेटिव चार्ज की मैं अगर बात करूँ -VE, सो जो चार्ज की जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो अपोजिट होगी जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, ठीक है, इस तरह होगी। सो हैंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स की जो लाइन है वो हमेशा, जैसे कि अगर ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी लाइंस हैं कुछ ये, तो ये हमेशा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होती हैं दैट वुड एक्ट ऑन अ पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट इज़ प्लेस इन द फील्ड। तो इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ इस बात का। सो मेरे पास एक टर्म होती है जिसे मैं कहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिनोटेड बाय द
फोर्स एक्सर्टेड जो लगाई होती है ऑन अ चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगाई जाती है पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अब इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ आगे जाके। सो द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज न्यूटन कूलम इनवर्स, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला है वो ये है, E इज इक्वल टू F अपॉन Q। फ्रॉम दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, वेयर F इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल एंड Q इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज। कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है ये हमारे पास। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स इज़ द डायरेक्शन, फोर्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अगर मैं एक और बात करूं कि चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ अ इलेक्ट्रॉन क्या होता है तो उसको भी देख लेते हैं कि अगर मैं चार्ज यानी कि Q ऑफ अ प्रोटॉन की बात करूं पॉजिटिव चार्ज की, तो वो मेरे पास होता है 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। और चार्ज अगर मैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात करूं तो दैट इज़ द -1.6 इंटू एक्सपोनेंट -19। कभी कभार हमें चार्ज नहीं दिया होता, सिर्फ फोर्स दी होती है, कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करो ऑफ द इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, तो हमें इन दोनों की चार्जेस के मैग्नीट्यूड याद होने चाहिए, ठीक है। सो अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न्स। सो अगर ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है, सो जो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह होगी, अपोजिट, ये बाहर की तरफ अपने आप को रिपेल कर रहा है इस तरह, ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज है वो उसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस आ रही हैं, यानी कि उसके रिपेल नहीं कर रहा, उसको अट्रैक्ट कर रहा है चार्जेस की फील्ड। सो फॉर पॉइंट चार्जेस, जो मैंने आपको यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस दिखाए हैं, जो दो हमारे पास पॉइंट चार्जेस हैं जो आपस में एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं, तो हमारे पास वो किसके मुताबिक हैं, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मुताबिक हैं। सो अ पार्टिकल प्लेस्ड एट अ पॉइंट P, जो आपको दिखा रहा है एक पॉइंट P पर अबव जो डायग्राम है, सो उसने जो एक्सपीरियंस की है फोर्स वो इलेक्ट्रिक फोर्स है और वो ज़ीरो है, यानी कि ज़ीरो इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पर आपकी कैलकुलेट की जा रही है। सो हमें ये मालूम करना चाहिए कि जो फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी है या चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स है, इन दोनों आपस केसेस में इक्वल मैग्नीट्यूड में है मगर अपोजिट डायरेक्शन में। इन दोनों का मास फॉर एग्जांपल एक ही है मगर अपोजिट डायरेक्शन में, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। अपोजिट डायरेक्शन में है तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ की बात होगी, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल इन अपोजिट। सो F21 अगर मेरे पास एक फोर्स है तो उसकी नेगेटिव क्या होगी, F माइनस F12। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन द न्यूटन थर्ड लॉ विच इज़ द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सेम बॉडी बट इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इसी के साथ साथ एक मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट है प्लस और एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट है माइनस, तो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाती है इंटेंसिटी, ये याद रखना। और ये फील्ड हमारे पास रेडियल है इस तरह, और ये भी रेडियल है और ये भी रेडियल है, ठीक है। और एक इस तरफ जा रही है और एक इस तरफ, क्योंकि पॉजिटिव से हमेशा अवे ऑफ द डायरेक्शन होता है तो पॉजिटिव से बाहर निकल रही है ये फील्ड, और नेगेटिव में हमेशा टूवर्ड्स होता है, तो इस तरह हमारे पास टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज आ रही है फील्ड, ठीक है। एक तो ये हो गई। सो यहाँ पर आपकी अगर देखें कि F21 इस डायरेक्शन में है और F12 इस डायरेक्शन में है, सो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हो गई, आपस में कैंसिल करेंगी। अगर इसी तरह मेरे पास एक पॉइंट P है और बीच में रख दिया मैंने दो चार्जेस के, और प्लस यहाँ पर है और नेगेटिव यहाँ पर है, सॉरी एक और पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो गए चार्जेस। तो अब कैसी डायरेक्शन बननी चाहिए, एक इस तरफ एक भी बाहर, रेडियली आउटवर्ड्स। इस डायरेक्शन को हम कहते हैं रेडियली आउटवर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे प्लस दोनों चार्जेस हो गए, आपके प्लस चार्जेस हो गए यहाँ पर, तो ये रेडियली आउटवर्ड्स हो गए। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो ये है, और ये रेडियली आउटवर्ड्स होते हैं। और जो ये मिडिल रीजन है मेरे पास,
ये वाला मिडिल रीजन, इसको हम कहते हैं ज़ीरो फील्ड स्पॉट। यहाँ पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ज़ीरो होती है, ठीक है। तो ये बात आपको हर जगह नहीं मिलेगी, मैंने अपनी नॉलेज से प्रोवाइड किए, सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स की बुक में मैंने पढ़ा था ये बात, और ये काफ़ी हेल्पफुल रही थी मेरी इन एग्ज़ाम्स के अंदर। अच्छा, तो अब मेरे पास एक टर्म है जिसे हम कहते हैं कूलम्स लॉ, जो कि इस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर बना है। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। So Coulomb law states that electrostatic force acting on each charged particle is directly proportional to the product of the magnitude of charges and एक मिनट, and inversely proportional to the square of the distance between them। तो अब इसका मतलब क्या है समझते हैं इसको एक बड़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन से। उससे पहले मैं एक चीज़ दिखाऊंगा यहाँ पर कि इसका मतलब ये है कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस अपॉन inversely proportional to the square of the distance between them. This is the mathematical representation of the Coulomb's law, where F is equal to k q1 q2 upon r square, where k is the Coulomb's constant। ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ 9.1 इंटू एक्सपोनेंट होती है, अब बल्कि बता रहा हूँ मैं अभी। सो या k की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो होती है 8.9 इंटू, या 9 भी कह सकते हैं हम इसे राउंड ऑफ करके, एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर ऑफ कूलम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, ये याद कर लो, एमसीक्यू कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे लॉ का मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर फोर्स लग रही है F21, ऐसे ही नाम दे दिया बस फोर्स को, और ये Q1 है चार्ज, और एक नेगेटिव चार्ज है मेरे पास और इसके ऊपर फोर्स लग रही है F12, और ये Q2 चार्ज है, और ये 1 चार्ज है कि सेकंड चार्ज है, और इन दोनों के ऊपर एक दरमियान एक डिस्टेंस है जिसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स। सो F21 इज़ इक्वल टू माइनस F12 बिकॉज अपोजिट इन डायरेक्शन, एंड इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो K की जो वैल्यू होती है वो किस तरह कैलकुलेट होती है, 1/4 पाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दिस इज़ कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, और ये हमारे पास K इस तरह निकलता है, और Q1 और Q2 आपके चार्जेस हैं, और K आपके पास कूलम्स कांस्टेंट है। वही बात, कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू 9 या 8.9 ले लो या 9 × 9 ले लो, मगर मोस्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में 9 ही वैल्यू ले आती है। तो 9 × 9 मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और कूलम इन्वर्स 1 होती है। सो यहाँ पर भी हमारी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, सो इस तरह होती है, और जो R है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस ऑफ द सेंटर। तो ये हमारे पास पूरी एक वैल्यू आ गई, और इसी के साथ साथ जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेसेस की वैल्यू होती है 8.85 इंटू एक्सपोनेंट -12 कूलम स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम अगर 1/4 इंटू 3.14 इज़ द वैल्यू ऑफ पाई और मल्टीप्लाई बाई 8.85 एक्सपोनेंट -12 करें तो हमारे पास वैल्यू आती है, दिस इज़ द 9 × एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ K एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट विच इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आगे बढ़ते हैं, ये वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यार याद करने के लिए, तो इसलिए मैंने बता रहा हूँ मैं इनकी वैल्यूज़ बार बार। अच्छा, अब इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम फोर्स। सो मीडियम को अगर बीच में ले आए हम, एक कोई भी मीडियम हो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल डिक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ एनी डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा मीडियम जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिक्रीज़ कर दे।
तो उसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम। और ये जो मीडियम का मतलब डाइलेक्ट्रिक है, ये किस पर डिपेंड करता है या फोर्स किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन द डिपेंड्स ऑन relative permittivity of dielectric medium। तो इसका मतलब क्या है समझते हैं। F अगर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक है तो हमें पता है कि 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट तो होता है, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर भी होता है साथ साथ। मगर यहाँ पर एक और वैल्यू आती है, जिसे हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ER। सो ER इज़ द, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ER इज़ द परमिटिविटी ऑफ मीडियम अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाए। डाइलेक्ट्रिक को एक और नाम देते हैं, पता है क्या? इंसुलेटर। ये नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, मुझे याद आ गया। इंसुलेटर कहते हैं डाइलेक्ट्रिक, यानी कि एक ऐसा मटेरियल जो आपके करंट को पास ना होने दे या चार्जेस को पास ना होने दे, तो उसकी मदद में हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज होगी। एंड दिस इज़ द डाइलेक्ट्रिक permittivity or the permittivity of the medium। So this is the concept of the effect of Coulombic force on the presence of the medium अगर आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा। तो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लाइक F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ER Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बड़ी इंपॉर्टेंट है याद करना, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास एक नाम है जिसे मैं कहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट। सो इनफाइनाइट शीट का अगर मैं एक नाम करूं तो मेरे पास एक टर्म होती है जिसे मैं कहता हूं गॉस लॉ या गॉसियस लॉ। एक मिनट, गॉस लॉ या सो गॉस लॉ ये कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि अगर मेरे पास एक मटेरियल है, उस मटेरियल से जितनी लाइंस पास कर रही हैं तो वो मेरा फ्लक्स है। तो इस वक्त फ्लक्स कितना है? 3, क्योंकि 3 लाइंस पास कर रही हैं। दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ कहता है थ्रू अ सरफेस, जो मैंने अभी दिखाया सरफेस बना के जिससे लाइन पास कर रही थी, इज़ प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इंक्लोज्ड Q, यानी कि चार्ज इंक्लोज्ड बाय द सरफेस, जितना उस सरफेस ने चार्ज इंक्लोज्ड किया हुआ है। सो यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं डिनोट करता हूँ फाई से, और इज़ इक्वल टू Q चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है। और गॉसियन सरफेस अगर मैं बात करूँ तो एक प्लेन ऑफ शीट है मेरे पास लाइक दिस वन, और ये मेरे पास कंसिडर हो रहा है एक गॉसियन सरफेस, और यहाँ से कुछ लाइंस पास कर रही हैं और इसी तरह यहाँ से कुछ लाइंस, इसी तरह यहाँ से कुछ लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक काउंट हो रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पे पॉजिटिव आयंस हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, जब भी आपकी लाइंस एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, और एक एरिया है जिसको मैं कह रहा हूँ A, जिसको मुझे फाइंड करना है। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द ड्यू टू द गॉसियन सरफेस या पे इनफाइनाइट लार्ज शीट, इसको मैं कह रहा हूँ इनफाइनाइट लार्ज शीट। सो इसको हम एक और चीज़ से डिनोट करते हैं, चार्ज डेंसिटी। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बिल्कुल। और चार्ज डेंसिटी बल्कि मैं बता देता हूँ, चार्ज डेंसिटी अगर मैं Q की बात करूँ इस सिग्मा A, सिग्मा इज़ द चार्ज डेंसिटी, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है कूलम मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। सो ये सिग्मा चार्ज डेंसिटी है। सो अगर मुझे पता है कि फ्लक्स मेरा कितना है, चार्ज इंक्लोज इन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसी के साथ साथ मेरा एरिया 2E है, यानी कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज़ मेरे पास हैं, या 2EA, क्योंकि एक एरिया होगा इस तरफ का और एक एरिया होगा इस तरफ का। सो इसलिए मैंने 2EA लिया इनफाइनाइट शीट में, जैसे कि एक मेरे पास सरफेस ये था और एक ये था, तो 2EA मेरे पास हुआ, और A इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो इक्वेटिंग बोथ द इक्वेशंस ऑफ द फ्लक्स वी विल गेट सिग्मा A अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि चार्ज इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, विच इज़ इक्वल्स टू द 2EA, विच इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया A, and 2E is the electric field intensity।
So from here we can calculate the electric field intensity due to the infinite sheet of charges. So here finally we will get E is equal to, A से A कैंसिल हुआ और मेरे पास बचा सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. This is the formula for the infinite sheet of the Gaussian surface of the electric field intensity. This is sigma is the surface charge density. ये इस तरीके का फॉर्मूला मेरे पास आएगा. अच्छा, अब गॉसियन सरफेस की कुछ और मेरे पास एग्जांपल्स हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स. टू अपोजिटली, ये इसकी एप्लीकेशंस हैं गॉसियस लॉ की. अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स. ठीक है. सो अगर मैं गॉस लॉ को रखूँ अपने सामने और मेरे पास फॉर एग्जांपल ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट है और ये एक नेगेटिव प्लेट है. हमें पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन होती है हमेशा करंट की या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस की. करंट की नहीं बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस की. और ये इस तरह भी हो सकती है और ये इस तरह भी हो सकती है. सो ये जो मिडिल रीजन है मेरे पास, ये हमेशा ज़ीरो फील्ड स्पॉट होगा, यानी कि ज़ीरो फील्ड. ये कहीं नहीं लिखा पर मैंने अपनी नॉलेज से आपको बताया है. ज़ीरो फील्ड स्पॉट. और ड्यू टू द अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन E एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. तो अब आपको फर्क नज़र आ गया होगा इनफाइनाइट शीट वाले फार्मूले में और अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स में. बस 2 का फ़र्क है. पैरेलल प्लेट्स में 2 नहीं है और इनफाइनाइट शीट में 2 आ गया आपका. अब मेरे पास एक टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसे हम कहते हैं वोल्टेज. सो वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी यानी कि आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस टू द दैट पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट पर जो कि अगेंस्ट हो द इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑफ अ गिवन चार्ज विदाउट चेंजिंग. अब ये बात सुन लो, विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, जो कि MCQ के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को करूं अगेंस्ट द चार्ज फील्ड तो क्या काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी? नहीं. सो V इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q अपॉन R. सही है. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ द स्केलर क्वांटिटी. इट मीन्स इट हैज़ नो डायरेक्शन and its unit is volt because voltmeter is the voltage is the electric potential. और 1 volt, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 volt इज़ इक्वल टू 1 जूल्स अपॉन 1 कूलम. तो इस तरह हमने डिराइव किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला. और इसकी डायमेंशंस देख लो यार. डायमेंशंस होती हैं M1 L2 T इनवर्स 3 और A एम्पेयर इनवर्स 1. तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. बताने का मकसद ये है कि इसके पीछे कोई ना कोई मेरी वजह है, तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. आगे बढ़ते हैं. अब एक टर्म है पोटेंशियल डिफरेंस. ये भी हमारे पास वोल्टेज होता है, इसको भी डिफ़ाइन कर देते हैं. मगर पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा कॉमन है, मगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी उतना ही कॉमन है. सो पोटेंशियल डिफरेंस इज़ द वर्क डन ऑन अ unit positive charge from one point to another is called the potential difference, which is the delta V. यानी कि अगर मैं एक पॉइंट से इस पॉइंट पे ले जाऊँ उस चार्ज को तो ये मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंट होगा, मगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करूँ तो वो इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर ले जाने की बात होगी. सो डेल्टा V विच इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज. ठीक है. पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है कोई भी. द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो वोल्ट. वही बात आ गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ें एक तरीके से, बस इन्फिनिटी और एक पॉइंट से अदर पॉइंट का फर्क है इसमें. आगे बढ़ते हैं.
अच्छा, अब एक और टर्म है इसी की तरह, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है मेरे पास कि अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि बराबर है इक्वल टू 1.6 इंटू एक्सपोनेंट माइनस 19 विच इज़ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन जूल्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इज डिनोटेड बाय 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इसी के साथ साथ द अमाउंट ऑफ एनर्जी मैं इसको डिफाइन करूँगा। इसकी एक तो डेफिनेशन हो गई ये वाली, और अमाउंट ऑफ एनर्जी एक और डेफिनेशन है इसकी, रिक्वायर्ड जो मुझे चाहिए, एक ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो मुझे चाहिए या फिर मुझे लॉस्ट करनी है, अपने पास से हटा देनी है। किसको? बाय इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को एज इट ट्रेवर्स, जैसे ये वो अपना तय करता है, एज इट ट्रेवर्स अ पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी ऑफ 1 वोल्ट। क्या मतलब? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल्स। तो ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए या फिर उसे लूज़ करनी है ताकि वो एक पॉइंट से अगले पॉइंट तक आ जाए, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। बस यहाँ तक याद रखो इस बात को। और अब हमारा दूसरा टॉपिक शुरू हो गया, दैट इज़ द कैपेसिटर, कैपेसिटर्स। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो कैपेसिटर की अगर मैं बात करूँ, कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हमेशा आपको हर जगह मिलेगा कि कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है, मगर जो उसकी करेक्ट डेफिनेशन है दैट इज़ द इट इज़ यूज टू स्टोर द चार्ज एज वेल एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या फिर चार्ज को स्टोर करता है ये, ठीक है। सो चार्ज को स्टोर करेगा एंड इज़ मेजर्ड, उसकी मेजर्ड वैल्यू को भी स्टोर करेगा। सो द चार्जिंग या फिर स्टोरिंग कैपेबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर डिपेंड ऑन द वोल्टेज अप्लाइड एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल्स। यानी कि जो चार्जिंग कैपेसिटी है या चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी जो है कैपेसिटर की, वो डिपेंड करती है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, किस पर? वोल्टेज पर और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर। अब वो किस मटेरियल का है? ऑफ द मटेरियल्स, तो उस पर डिपेंड करती है चार्जिंग कैपेबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर। तो C इज़ इक्वल टू Q अपॉन V, ठीक है। तो ये एक फार्मूला है जो आपके न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर Q इज़ द चार्ज एंड V इज़ द वोल्टेज इन वोल्ट्स। सो द SI यूनिट ऑफ अ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस उसकी मेजर्ड वैल्यू, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज़ फैरेड। फैरेड में मेजर किया जाता है F। अच्छा, ये जो C है मेरे पास ये कैपेसिटेंट नहीं है, दैट इज़ द कैपेसिटेंस। दिस इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज। सो द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विल बी 1 फैरेड if when a 1 coulomb charge is stored on the plates of capacitor when potential difference between them is 1 वोल्ट। मतलब समझ आया इस बात का? यानी कि 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट एंड 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 CV विच इज़ द 1 कूलम वोल्ट, ठीक है। 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 CV विच इज़ द 1 कूलम वोल्ट। आगे बढ़ते हैं, इस बात को थोड़ा और मज़ीद करेक्टराइज करते हैं, दैट इज़ द फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर मैं बात करूं तो उसकी जो कैपेसिटेंस है CVAC विच इज़ द एवरेज कैपेसिटेंस, दैट इज़ द A इंटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस अपॉन T, वेयर A इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड D इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दैम ऑफ द प्लेट्स।
द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इज़ गिवन बाय, यानी कि एनर्जी स्टोर्ड जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, मैंने कहा था ना एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में होती है एनर्जी? इलेक्ट्रिक फील्ड्स की फॉर्म में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि E इज इक्वल टू हाफ CV²। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर C इज़ द कैपेसिटेंस एंड V इज़ द वोल्टेज। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो ये हैं कि द चार्ज स्टोर्ड, अब कोई सा भी चार्ज हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ऑन द कैपेसिटर depends on the voltage applied and the capacitance of the material. So Q is equal to CV, क्योंकि Q डिपेंड कर रहा है चार्ज कैपेसिटेंस मटेरियल की और वोल्टेज पर। अच्छा, सो हमेशा जो आपका चार्ज है वो हमेशा अचानक नहीं होगा, नॉट इंस्टेंटेनियस, ये इंपॉर्टेंट बात है। कुछ टाइम के बाद स्लोली ग्रेजुअली मैं ग्राफ बनाऊंगा इस तरह, अभी मैं आगे रिप्रेजेंट करूंगा ग्राफ से। इस तरीके से आपका हमेशा चार्ज स्टोर होगा, और यानी कि इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द टाइम, और इट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द सीरीज़ रेजिस्टेंस इन द सर्किट के अंदर जो सीरीज़ लगी हुई है, जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है सर्किट के अंदर, सीरीज़ के अंदर, एंड द कैपेसिटेंस। तो इस तरह चार्ज की हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं कि हमेशा वो टाइम के साथ साथ होता है, और वो डिपेंड करता है सीरीज़ में लगा हुआ रेजिस्टर और उसके साथ साथ कैपेसिटेंस। तो अब हम इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस पढ़ेंगे कैपेसिटर के, और इसी के साथ साथ अब मैं बताऊंगा कि कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, और उससे पहले मैं एक टॉपिक पढ़ाऊँगा दैट इज़ द डाइलेक्ट्रिक, जो मैं अभी बता चुका हूँ, दैट इज़ द इंसुलेटर। सो डाइलेक्ट्रिक के बारे में हम कुछ जान लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक इज़ एन इंसुलेटर प्लेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। मुझे पता है और हमें पता है ये बात। सो डाइलेक्ट्रिक्स जो हैं वो गेट पोलराइज्ड, वो पोलराइज्ड हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। पोलराइज्ड विथ ऑपोजिटली पोलैरिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब मैं पूरा समझाता हूँ, अभी सिर्फ इसको डेफिनेशन को याद करो या समझो। सो द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर increases with the presence of डाइलेक्ट्रिक, यानी कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ेगी अगर डाइलेक्ट्रिक में ला के रखूँगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। सो कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम इज गिवन बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू permittivity of free space into relative permittivity of the medium upon distance, and capacitance medium upon capacitance in vacuum, which is the free space, is equal to the relative permittivity of medium. ठीक है? So increase in the capacitance of a capacitor in the presence of dielectric is due to electric polarization, is due to electric polarization। इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। सो पोलराइजेशन एक ऐसा फिनोमेना है जो कि ऑपोजिटली या ऑपोजिट चार्जेस ऑन सरफेस ऑफ प्लेट subjected to electric field। इसका मतलब भी मैं समझाता हूँ, और इसी के साथ साथ पोलराइजेशन चार्जेस आर कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्जेस। सो पोलराइजेशन चार्जेस आर कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्जेस। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको समझता हूँ और मैं इसको बात समझाता हूँ।
फॉर एग्जांपल मेरे पास पूरा ये फिनोमेना है जो मैं अब समझाने जा रहा हूँ। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये एक पॉजिटिव एंड है इसका, और ये एक आपके पास नेगेटिव एंड है, ठीक है। और बीच में मैंने एक डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर ला के रख दिया, जिसके ये वाला एंड जो है पॉजिटिव था और ये वाला एंड था नेगेटिव। अब ये जो पोलराइजेशन है ये अभी इसकी पोलैरिटी नहीं है, इट इज़ नॉट द पोलराइज्ड। यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक की मदद से पोलराइजेशन अकर नहीं हुई, मगर जैसे ही मैंने डाई इलेक्ट्रिक ला कर रखा, जो मैंने अभी दिखाया था आपको, जो डार्क पोलराइज नहीं हुआ था, अब अगर मैंने एक डाई इलेक्ट्रिक ला कर रख दिया और वो डाई इलेक्ट्रिक ने क्या किया, प्लस साइन को अपने माइनस में कन्वर्ट कर लिया। सारे जो उसके प्लस साइन थे वो माइनस में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि इसके अपोजिटली चार्ज था पॉजिटिव, तो इसने पोलैरिटी चेंज करने के लिए अपने चार्ज को माइनस कर दिया, और इस वाले माइनस वाले चार्जेस को चेंज करने के लिए अपना इस वाला चार्ज प्लस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पोलराइजेशन हो गई, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द पोलराइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। सो ये फंक्शन होता है डाइलेक्ट्रिक का पोलराइज करने को। सो ये जो पोलराइज चार्जेस थे ये आपके इंड्यूस चार्जेस कराएंगे, आपके प्लस के साथ माइनस आ गया और माइनस के साथ आपका प्लस आ गया पॉजिटिव। दिस इज़ द पोलराइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक फिनोमेना को डील करते हैं। दैट वन फिनोमेना इज़ द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। सो सबसे पहले मैं कुछ फिगर्स बनाऊंगा, और ये फिगर्स मेरे पास इस तरीके से आएंगी। एक ये हो गई, ये स्विच आ गया मेरे पास, स्विच के टर्मिनल्स, और ये एक मेरे पास ये फिगर आ गई, सही है। और यहाँ पर मेरा पोटेंशियल डिफरेंस B है, और यहाँ पर मेरा एक और स्विच है, और ये मेरा कैपेसिटर है, और ये मेरा रेजिस्टर R है, और ये मेरा स्विच है S। दिस इज़ द फिगर A, एंड अनदर फिगर आई एम गोइंग टू ड्राइंग ओवर हेयर, दैट इज़ द दिस वन। और एक इसका स्विच ऑफ है, यानी कि कनेक्ट नहीं है, सही है। और इसका इससे ताल्लुक़ है, कनेक्ट है, और ये कैपेसिटर, ये रेजिस्टर है, और ये स्विच नंबर 2 है। दिस इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस V एंड दिस इज़ द डायग्राम फिगर B। अब इन दोनों को हम सामने रखते हुए एक चीज़ पढ़ेंगे अपनी, ठीक है। तो अब मेरे पास कुछ बातें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो फिगर A है ये शो कर रहा है कि रेजिस्टर और कैपेसिटर RC सर्किट, जब आपका स्विच जो है S वो कनेक्टेड विद टर्मिनल 1, दिस वन, दिस इज टर्मिनल 2। हेयर ये टर्मिनल 1 है, ये टर्मिनल 2 है। तो टर्मिनल 1 से आपका जो स्विच है वो कनेक्ट है, ठीक है। और इसी तरीके से आपका जो चार्जिंग है, ये कैपेसिटर आपका चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर आपका चार्ज हो रहा है, ठीक है। कैपेसिटर आपका बिल्कुल अचानक चार्ज नहीं हो रहा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इक्विलिब्रियम फॉर्म में वो चार्ज हो रहा है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता इक्विलिब्रियम फॉर्म में वो चार्ज हो रहा है। और फिगर B जो है वो आपको RC सर्किट तो दिखा रहा है, मगर स्विच S इज़ नॉट कनेक्टेड विद टर्मिनल 1, इससे कनेक्ट नहीं है, मगर टर्मिनल 2 से ये कनेक्टेड है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इसमें आपका जो है डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर है, और कैपेसिटर आपका अचानक से बिल्कुल चार्ज नहीं हो रहा, ठीक है। सो इसी के बिहाफ पे मैंने एक टाइम कांस्टेंट निकाला है, दैट इज़ द टाइम कांस्टेंट। सो फॉर RC सीरीज सर्किट जो हमने ऊपर दिखाया है, RC इज़ इक्वल टू टाइम कांस्टेंट T, एंड दिस प्रोडक्ट इज़ नोन एज द टाइम कांस्टेंट। हाउ फास्ट द कैपेसिटर इज़ चार्जिंग, कितनी जल्दी कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, कितनी जल्दी कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, वो किस पर डिपेंड करता है, टाइम कांस्टेंट पर। अगर मेरे पास RC की वैल्यू होगी लार्ज, तो कैपेसिटर आपका ज़्यादा टाइम लेगा चार्ज होने के लिए, और अगर आपकी कैपेसिटर की वैल्यू होगी स्मॉल, तो कैपेसिटर आपका कम टाइम लेगा चार्ज होने के लिए। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन द RC एंड टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो इसी के बिहाफ पे मैंने ग्राफ कंक्लूड किया है यहाँ पर, और मैं उस ग्राफ को दिखा रहा हूँ कि एक मेरे पास
ये बस लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, ये ग्राफ है और इसका इनिशियल पॉइंट मैंने ये लिया इक्विलिब्रियम पॉइंट दैट इज़, सही है। और ये मेरे पास फॉर इंस्टेंस यहाँ पर एक ज़ीरो वैल्यू है और यहाँ पर बढ़ रही है वैल्यू और प्लस आई डॉट करंट और यहाँ पर नेगेटिव आई डॉट करंट, सही है। और यहाँ पर मेरे पास आई चार्जिंग कैपेसिटर और यहाँ पर मेरे पास आई डिस्चार्जिंग कैपेसिटर। तो यहाँ पर मेरे पास एक बस डॉटेड लाइन है जो रिप्रेजेंट करेगी हमारे आगे के पूरे ग्राफ को, और अचानक से प्लस में भी हमारे पास कुछ इस तरह की डॉटेड लाइन्स है, ठीक है। सो यहाँ पर चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर दिखाई जा रही है जो कि स्लोली 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 इक्विलिब्रियम वैल्यू पर रीच कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर भी मेरे पास डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर दिखाया है जो कि स्लोली 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 डिस्चार्जिंग के वैल्यू को अटेन कर रही है, ठीक है। सो दिस इज़ द चार्जिंग ग्राफ एंड दिस इज़ द डिस्चार्जिंग ग्राफ, जो कि आपका आरसी सर्किट या आरसी इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। और इसकी जो वैल्यू होती है इक्विलिब्रियम दैट इज़ द 0.63। तो ये 0.63 टाइम्स अपना चार्ज डिपॉजिट करता है और 0.63 टाइम अपना चार्ज को वो लीव करता है इस इक्विलिब्रियम ग्राफ में। तो दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। तो अब इसके बाद हम जो है आगे बढ़ते हैं और अपने लास्ट पॉइंट को टचअप देते हैं, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ कैपेसिटर जो हमारे एसएलओ में हाईलाइटेड हैं। फंक्शंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। सो टाइमर जो हमारे पास एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टाइम सेटिंग होती है तो उसमें कैपेसिटर आपका काम करता है। और टाइम बेस्ड सर्किट जिसे हम कहते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप CRO, उसमें काम होता है। फिल्टर सर्किट्स में होता है, फिल्टर सर्किट्स में होता है। ऑसिलेटर्स बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी एक टर्म है ऑसिलेटर्स, यानी कि LC सर्किट्स में ये काम होता है इंडक्टेंस और कैपेसिटर्स के लिए। L इज़ फॉर द इंडक्टेंस। सो F0 इज़ इक्वल टू 1/2 पाई इंटू रूट LC एक फंक्शन है, ये याद कर लो, बस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मगर फिर भी। ट्यूनर सर्किट्स में होता है इन रेडियो, और एज अ ट्रिमर तौर पे भी काम आता है। ट्रिमर इन फ्रीक्वेंसी की ट्रिम करने के लिए काम आता है। फ्रीक्वेंसी सेटिंग विद क्वार्ट्ज ऑसिलेटर के लिए, और इंटीग्रेटिंग यानी कि मिलाना और डिफ्रेंशिएट करने का सर्किट्स में भी ये काम आता है, ठीक है। और वोल्टेज मल्टीप्लायर इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वोल्टेज मल्टीप्लायर के लिए भी काम आता है। और क्लैंपिंग सर्किट्स होते हैं उनमें काम आता है। और इसी तरह फेज़ डिफरेंस जो है आपका 90 होता है, उसको शिफ्ट करवाने के लिए RC सेक्शन में फेज़ 90 से लेकर फेज़ 180 तक 3 RC सर्किट्स में काम आता है ये। और इसी के साथ साथ कुछ यहाँ लिख रहा हूँ, AC मोटर के अंदर काम होता है ताकि टॉर्क को बढ़ा सके, ठीक है। और कन्वर्ट्स करता है, कन्वर्ट्स एक्टिव पावर टू पैसिव और वॉटल्स पावर, मतलब इसको इतना ही याद करो, एक्टिव पावर्स को पैसिव में कन्वर्ट करता है। दीज आर द फंक्शन ऑफ कैपेसिटर। नाउ हमने अपना चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ख़त्म किया, अब हम बढ़ेंगे अपने MCQs के ऊपर और उसके बाद हम चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। सो अब हम MCQs के ऊपर आ गए हैं और आवर फर्स्ट MCQ इज़, इसको देखते हैं। 2 चार्जेस 9 कूलम एंड Q1 and Q2 are 3 meters apart and F is the between them. These force charges are bring together so that the force between them becomes 4 times. Then how much apart they are? ठीक है, अगर मैं इसका रिलेशन देखूँ, मुझे पता है F इज़ इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R²। मुझे मालूम करना है रेडियस R डिस्टेंस। अगर मेरे पास फोर्स हो जाए 4 टाइम्स F, इन्होंने कहा
और अगर दो चार्जेस हैं मेरे पास, क्या कहते हैं, k इंटू एक 9 कूलम का है और एक c का है, एक कूलम का है, ठीक है, और अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। सो इसकी वैल्यू कुछ इस तरह निकलेगी कि मैं 4f की जगह लिख दूंगा एक वैल्यू, वो वैल्यू क्या है, 4 और f की जगह मैंने ये पूरी वैल्यू पुट कर दी विच इज़ द के सी स्क्वायर। मैंने इस k को और इस c को, इन c को मल्टीप्लाई किया तो ये तो c स्क्वायर हो गया और k मैंने यहाँ लिख दिया f की जगह। तो 4 के सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 के सी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि मैंने के सी स्क्वायर को कॉमन ले लिया। एक के सी स्क्वायर मैंने लेफ्ट साइड पर लिख दिया और एक के सी स्क्वायर मैंने राइट साइड पर लिख दिया, ठीक है। सो के सी स्क्वायर से के सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब मेरे पास बचा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 4, ठीक है। अब जब 9, क्योंकि इसमें ना मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगा है, इसलिए मैथमेटिक्स भी आनी चाहिए आपको, फिजिक्स की नहीं है। क्योंकि मेरे पास के सी स्क्वायर कॉमन निकला था तो मैंने के सी कॉमन ले लिया। के सी स्क्वायर कॉमन मैंने लेफ्ट साइड पर ले लिया एफ की जगह और के सी स्क्वायर मैंने राइट साइड पर ले लिया, दोनों ने उसको कैंसिल किया, बचा हमारे पास आर की वैल्यू। सो आर स्क्वायर को अगर मुझे हटाना है तो मैं क्यूब रूट लूँगा, आर इज इक्वल टू रूट 9 अपॉन 4। 9 का रूट होता है क्यूब रूट 3, 4 का होता है 2, 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1.5। सो आर इज इक्वल टू 1.5 मेरे पास आंसर है और बी इज़ द करेक्ट आंसर 1.5, ठीक है। समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं और अपने एमसीक्यू नंबर 2 को देखते हैं और 3 को देखते हैं। फ्लक्स थ्रू एन एरिया विल बी मैक्सिमम इफ़ अ वेक्टर एरिया इज डैश टू फील्ड लाइंस। देखो हमेशा फ्लक्स जो है आपका मैक्सिमम होगा जब आपकी वेक्टर के जो एरिया हैं वो आपके पैरेलल टू द फील्ड लाइंस होंगी। अगर आपका एरिया परपेंडिकुलर होता है तो आपका मिनिमम होता है, और अगर वेक्टर एरिया आपका पैरेलल होता है तो हमेशा मैक्सिमम होता है। तो वी हैव ऑप्शन करेक्ट विच इज सी। इफ एरिया ऑफ प्लेट्स इज हाफ एंड देयर सेपरेशन इज रिड्यूस टू 1/3 द कैपेसिटेंस विल बी। देखो जब आपका एरिया ऑफ प्लेट्स हाफ हो गया यानी कि 1.1/2 हो गया, ठीक है, और उनकी जो सेपरेशन है वो आपकी हो गई 1/3, ठीक है। सो कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो कैपेसिटेंस पे ये फ़र्क पड़ना चाहिए कि आपकी जो कैपेसिटेंस है वो किस पर डिपेंड करती है, एरिया पर भी डिपेंड करती है। अगर आपका एरिया 1/2 टाइम हो गया मगर कैपेसिटेंस आपके डिस्टेंस पे या उनकी सेपरेशन पर डिपेंड नहीं करती, तो जब 1/2 हुआ यानी कि 1.5 हो गया उनकी एरिया, तो कैपेसिटेंस तो एरिया पर डिपेंड करती है, तो हमारा कैपेसिटेंस क्या होगी, बी 1.5 टाइम्स, ठीक है। इसलिए आपका 1.5 बी आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ, ठीक है। और इसी के साथ साथ हाँ 3 ऑप्शन हमारा कनेक्ट हो गया। सो अब आगे बढ़ते हैं और एमसीक्यू नंबर 4 के ऊपर देखते हैं। इफ़ अ प्रोटॉन इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 100 न्यूटन कूलम इज अलाउड टू गो परपेंडिकुलरली थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ वेलोसिटी। हमें पता है कि एनर्जी जो हमें चाहिए होती है उसको W इज़ इक्वल टू QV होती है, ठीक है, और V हमें पता है ED होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। सो ED यानी कि 100 इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज़ द डिस्टेंस, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। सो वी हैव 1 मिनट, ये मेरे पास 100 अपॉन V इज़ इक्वल टू E अपॉन D होता है ना, हाँ V अपॉन इज इक्वल टू E अपॉन D। सो V इज़ इक्वल टू 100 अपॉन D विच इज़ 10 सेंटीमीटर है। तो इसको हम 0 से 0 काट देंगे, हमारे पास V बचेगा 10 वोल्ट्स, ठीक है। और हमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ वेलोसिटी, सो एनर्जी इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोटॉन, सो QV इज़ इक्वल टू हाफ mv²। चार्ज मुझे पता है Q कितना होता है 1.6 इंटू एक्सपोनेंट -19, एक मिनट, -19 कूलम, और जो मास ऑफ अ प्रोटॉन होता है वो होता है 1.67 इंटू एक्सपोनेंट -27 किलोग्राम। सो V मेरे पास आ जाएगा इस तरीके से, QV इज़ इक्वल टू हाफ mv²। अगर मैं पूरे को डिवाइड करूँगा दैट वुड बी 4.4 इंटू एक्सपोनेंट 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये फार्मूला अगर आप लगाओगे W इज़ इक्वल टू QV और V इज़ इक्वल टू E अपॉन D,
और क्यू वी इज़ इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो इससे आप अपनी वैल्यू निकाल सकते हो एंड वी हैव अ करेक्ट ऑप्शन विच इज़ द बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन 1 मीटर अपार्ट। देखो नेट फोर्स हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा सेम होता है और इक्वल्स टू 1.6 इंटू एक्सपोनेंट -19 कूलम होता है। ठीक है, अगर F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, अगर मैं इन सबको पुट कर दूं कि K की वैल्यू मैं लिखूं 9 इंटू एक्सपोनेंट जो हमारी वैल्यू थी K की, एक मिनट, बिल्कुल K की हमारी वैल्यू थी 9 इंटू एक्सपोनेंट 9 इंटू 1.6 एक्सपोनेंट -19 इंटू 1.6 एक्सपोनेंट -19 अपॉन 1 मीटर। तो आपको वैल्यू मिल जाएगी F की, तो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, सही है। इट इज़ अ फोर्स पर यूनिट चार्ज, ऑल ऑफ दीज इट्स एक्शन इज द सेम एज दैट फोर्स। भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सारा शर्तें पूरी करती है बिकॉज इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर कूलम, फोर्स अपॉन पर यूनिट चार्ज, द सेम डायरेक्शन एज द फोर्स। तो इसका ऑप्शन होगा सी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ के इन कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के अंदर के का यूनिट क्या होता है भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2। ठीक है, अच्छा मेरे ख्याल से मैंने इसका यूनिट सही बताया था, ऊपर चेक कर लेते हैं कि इसका कूलम इनवर्स 2 ही होता है। एक मिनट, कहाँ गया, बिल्कुल यहाँ पर -1 नहीं आएगा, -2 आएगा। कूलम इनवर्स 2 होता है इसका यूनिट। ठीक है, के का विच इज़ द कूलम्स कांस्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ वर्क डन, एक मिनट, अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, क्या कहलाता है वो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। A point charge Q is equal to 2 into exponent -8 coulomb is placed at the origin. Calculate electric field intensity at a point 3 meter away from the origin. Electric field intensity is equal to आपका Q upon D, I guess। हाँ, तो आप इसके ज़रिए आप फाइंड कर सकते हो। अगर आपको 2 into exponent -8 दिया हुआ है और आपको कितना 3, सो एक मिनट, बल्कि फार्मूला गलत, अगर हम गलत था हम इसको इस तरह कर सकते हैं, E इज़ इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि F इज़ इक्वल टू के क्यू 1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो E इज़ इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर फार्मूला के ज़रिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। कि आपको पता है 9 Q आपको दिया हुआ है और आर स्क्वायर आपको 3 मीटर का स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप इसके ज़रिए वैल्यू निकालोगे तो आपके पास आंसर आएगा 20 न्यूटन कूलम पर मीटर, 20 न्यूटन कूलम पर कूलम। How fast or how slow a capacitor is charging and discharging depends upon time constant। ठीक है, अच्छा, कैपेसिटेंस, वोल्टेज और करंट। RC वैल्यूज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट डिटरमिन द टाइम हाउ स्लो और फास्ट कैपेसिटर विल चार्ज। तो हमारे पास आंसर क्या बचा, ए इज़ द करेक्ट आंसर, टाइम कांस्टेंट। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज़, क्या यूनिट हो सकता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का भाई, जूल्स पर मीटर कूलम भी इसका यूनिट हो सकता है, न्यूटन पर कूलम मीटर भी इसका यूनिट है, वोल्ट पर मीटर भी है, यानी कि ऑल ऑफ द गिवन यूनिट्स आर सेम, सो ऑल ऑफ दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ये हमारे पास करेक्ट यूनिट है। अगर जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं दैट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म न्यूटन कूलम, न्यूटन पर कूलम, मगर इसके ज़्यादातर ये चारों यूनिट इसके वैलिड है, तीनों इसके यूनिट्स वैलिड है। तो यहाँ पर हमने अपना चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ख़त्म किया। बस फार्मूलाज याद कर लो, E इज़ इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, F इज़ इक्वल टू के क्यू 1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, B इज़ इक्वल टू E अपॉन D, W इज़ इक्वल टू क्यू वी और QV इज़ इक्वल टू हाफ MV स्क्वायर। बस ये फार्मूला याद कर लो, इंशाल्लाह आपके न्यूमेरिकल्स चैप्टर के सॉल्व हो जाएंगे सारे। अब इंशाल्लाह पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी।